हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। हमने हमारी पिछली वीडियो में वाच्य परिवर्तन के जो 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य, वो क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया के बारे में, क्योंकि जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं तो हमारी क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कुछ नियम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग आत्मनेय पद में ही होता है। हमेशा याद रखना, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की जो क्रिया होती है उसका प्रयोग हमेशा आत्मनेय पद में ही होता है। आत्मनेय पद के लट लकार के रूप मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि किस प्रकार से आत्मनेय पद धातुओं के रूप चलते हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया बनाने के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो उनमें पहला नियम आता है, मूल धातु के बाद यह लगाया जाता है। चाहे आपकी धातु परस्मैपदी धातु हो या आत्मनेपदी धातु हो, उन सभी धातुओं में जो मूल धातु है उन धातुओं के बाद में क्या लगाते हैं, यह लगाते हैं। जैसे पठ, पठ में यदि हमने यह लगाया तो हमारा शब्द क्या बना, पठय। तो हमारी पठ के स्थान पर क्रिया क्या हो जाएगी, पठय। ठीक इसी तरह से लिख, लिख के स्थान पर क्या हो जाएगी, लिखय। सेव, सेव के स्थान पर क्या हो जाएगी, सेव्य। अब जो हमारे आत्मनेय पद में रूप चलेंगे वो पठ के नहीं बल्कि किसके चलेंगे, पठिय के। लिख के नहीं बल्कि किसके चलेंगे, लिखिए के। सेव तो पहले से ही एक आत्मनेपदी धातु का शब्द है, तो इसीलिए उसके रूप तो वैसे ही चलते हैं। बस उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, यह जोड़ दिया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि मूल धातु के बाद में हमेशा क्या लगा देते हैं, यह लगा देते हैं। आगे दूसरा नियम है इसका, दोनों प्रकार की धातुओं के रूप आत्मनेय पद में ही चलाए जाते हैं। दोनों प्रकार की जो धातुएं होती है, दोनों प्रकार की कौन कौन सी, एक तो परस्मैय पद और एक आत्मनेय पद। इन दोनों प्रकार की जो धातुएं हैं उनके रूप हमेशा आत्मनेय पद में ही चलाए जाते हैं। जैसे पठ धातु, पठ धातु में हमने क्या लगा दिया, यह लगा दिया, तो पठय शब्द बना। और इसका जो रूप है प्रथम पुरुष का, उसके एक वचन का शब्द क्या है, पठियते। प्रथम पुरुष के द्विवचन का शब्द क्या है, पठियते। प्रथम पुरुष के बहुवचन का शब्द क्या है, पठयन्ते। ये हो गए हमारे परस्मैय पद में। ठीक इसी तरह से हम किस में बनाएंगे, आत्मनेय पद में। सेव धातु ली, सेव धातु में यह जोड़ दिया तो हमारा शब्द क्या बन गया, सेव्य। अब आत्मनेय पद के रूप में जो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है उसमें ते लगा देते हैं, तो यहां पर हमारा शब्द क्या बन गया, सेव्यते। द्विवचन में एते लगा देते हैं तो शब्द बन गया हमारा सेव्यते। और बहुवचन में अंते शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेव्यन्ते। तो इस प्रकार से आप प्रथम पुरुष के मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, जबकि मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो में प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के रूप किस प्रकार चलते हैं उसके एक रूप आपको लिखकर बताए थे, वहां समझाया था, तो आप वहां से समझ सकते हैं। अब आता है तीसरा नियम, ऋकारांत धातुओं के अंतिम री का। ऋकारांत धातुएं कौन सी होती है, वे धातुएं जिनके अंत में री का प्रयोग किया गया हो, वे धातुएं जिनके अंत में किसका प्रयोग किया गया हो, री का। तो ऋकारांत धातुओं के अंतिम री का प्राय री हो जाता है। यानी जब धातु परिवर्तन हम करते हैं तो हमारी अगर मूल धातु में री दिया गया हो तो कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रयोग करते समय इस री के स्थान पे क्या हो जाता है, री हो जाता है। जैसे हमारी एक मूल धातु है क्री धातु, मूल धातु क्या है हमारी, एक क्री धातु है। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो यहां से इस री को तो हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लगा लेंगे, इस प्रकार का री। कै में से अगर री हट गया तो हमारा कै कैसा रह गया, आधा रह गया। इस आधे कै में अगर ई को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ये की। कै आधा ही था जबकि रे पूरा था, और पूरे रे को लगाने के लिए हम नीचे क्या लगा देंगे, इस प्रकार का रे लगा सकते। तो हमारा शब्द क्या बना, क्री। अब मूल धातु में हम क्या जोड़ देंगे, यह जोड़ देंगे, और रूप किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, आत्मनेय पद धातुओं के अनुसार। तो हमारा शब्द वो पूरा क्या बनेगा, क्रियते। ठीक इसी प्रकार से मृ धातु है, मृ धातु का क्या बन जाएगा, म्रियते। परंतु
स्मृ और जागृ, ये दो धातुएं, स्मरण करना और जागृत होना, स्मरण करना और जागृत होना। तो यहां पर भी देखो बच्चों री दिया हुआ है, लेकिन ये जो री दिया हुआ है, ये जो धातुएं दी गई है, इस नियम का अपवाद है। इस नियम का क्या है? अपवाद है। क्यों, कैसे है अपवाद? क्योंकि यहाँ पे री के स्थान पर ये वाला री होना चाहिए था, लेकिन इस री के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्मृ धातु है, इस स्मृ का जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? स्मर्यते। शब्द हमारा क्या बनेगा? स्मर्यते। और जो जागृ धातु है, जागृ ये वाली जो धातु है, इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? जागर्यते। तो इस तरह से ये दो धातुएं कुछ इसका अपवाद है। तो जहां पर हमारा री के स्थान पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। अब आता है 4 वाला नियम। धातु के आरंभ के ये वे का प्राय क्रमशः ई और उ हो जाता है। हमारे संस्कृत में वाच्य परिवर्तन में एक सूत्र है, जहां पर उस सूत्र का नाम क्या है? इग्यणे संप्रसारणम। इग्यणे संप्रसारणम। इग्यणे, यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है इक प्लस यण, इक प्लस यण। तो यहां पर कहने का मतलब, ये जो नियम था आपका कि ये और वे का प्राय क्रमशः ई और उ हो जाता है। तो इक वर्णों में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और लरी। यण वर्णों में ये, वे, रे और ले वर्ण आते हैं। ये, वे, रे और ले। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि इक वर्णों के स्थान पर, इक वर्ण जो हो जाते हैं वो कौन से वर्ण के स्थान पर हो जाते हैं? यण वर्णों के स्थान पर। तो आप सिंपल सा यहीं पे समझ सकते हैं कि धातु के आरंभ में अगर ये और वे दिया गया है, धातु के आरंभ में अगर क्या दिया गया है? ये और वे दिया गया है, तो इनके स्थान पर क्रमशः ई और उ हो जाता है। यण संधि में ई का ये होता है और उ का वे होता है। लेकिन यहां पर उल्टा है कि ये के स्थान पर ई हो जाता है और वे के स्थान पर उ हो जाता है। जैसे यज, यज में स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है, तो इस ये के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आधा जय वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हमारी मूल धातु क्या हो गई? इज हो गई। तो उसमें हम क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे और रूप बना देंगे किसमें? आत्मनेपद में। तो हमारा यज के स्थान पर जो धातु बनेगी कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में, वो क्या बन जाएगी? इजयते। इसी तरह से वच धातु होती है, वच यानी होता है कहना। यहां पर जो वे आया है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? उ आ जाएगा। चे वैसा का वैसा, यह मूल धातु में जोड़ते हैं और रूप आत्मनेपद में चलते हैं। तो वच के स्थान पर क्या हो जाएगा? उच्यते। वह धातु होती है, वह यानी होता है वहन करना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उभयते। आगे 5वां नियम है हमारा प्रच्छ एवं ग्रह धातुओं के रे का। यहां पर प्रे में जो रे दिया हुआ है और ग्रह में जो गे में रे दिया हुआ है, इस वाले रे की यहां पर बात की जा रही है कि प्रच्छ एवं ग्रह आदि धातुओं के रे का री हो जाता है। यानी यहां से ये रे तो हट जाएगा जो प्रे में और ग्रह में दे रखा है, और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। जैसे प्रच्छ, प्रच्छ का जो शब्द बनेगा आत्मनेपद में वो क्या बन जाएगा? प्रच्छयते। यहां पर जो प्रे दिया हुआ है, यहां पर इसके स्थान पर प्री हो जाएगा। ग्रह जो दिया हुआ है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ग्रहीयते। अब आता है हमारा 6 वाला नियम। धातु के अंतिम ई और उ का दीर्घ हो जाता है। यानी अगर धातु के अंत में ई की मात्रा और उ की मात्रा अगर दी गई हो, केवल मात्रा, कंप्लीटली स्पष्ट रूप से स्वर ना दे करके स्वर की क्या दी गई हो, अगर मात्रा दी गई हो, तो वहां पर उस मात्रा का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे ची, ची यानी होता है चुनना। तो यहां पर ची में जो छोटी ई दे रखी है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी। तो आत्मनेपद में इसका रूप क्या बन जाएगा? चीयते। श्रु, श्रु यानी होता है सुनना। यहां पर जो छोटा ऊ दिया हुआ है, इसके स्थान पे बड़ा ऊ हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? श्रूयते। अब हमारा 7वां नियम है आकारांत धातुओं के आ का
यानी आकारांत धातुएं कौन सी होंगी? जिनके धातुओं के अंत में क्या दिया गया होगा? आ दिया गया होगा। उस आ के स्थान पर क्या हो जाता है? ई हो जाता है। जैसे दा धातु है, दा धातु में आ दिया हुआ है तो आ का तो लोप हो जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो हमारा दा के स्थान पे शब्द क्या बन जाएगा? दी। और आत्मनेपद में उसका रूप क्या बन जाएगा? दीयते। इसी प्रकार पा के स्थान पे रूप क्या बन जाएगा? पीयते। स्था का रूप क्या हो जाएगा? स्थीयते। लेकिन इस आकारांत धातुओं के कुछ अपवाद भी है, जैसे घ्रा धातु। घ्रा यानी होता है सूंघना, तो यहाँ पे जो आ दिया हुआ है तो इस आ का यहाँ पर लोप नहीं होगा और ना इसके स्थान पर क्या होगा? ई होगा। तो घ्रा वैसा का वैसा ही रहेगा और जो रूप बनेगा आत्मनेपद में वो क्या हो जाएगा? घ्रायते। ज्ञा धातु, ज्ञा यानी होता है जानना, इसका रूप क्या बनेगा? ज्ञायते। यहां पर ये जो आ दिया हुआ है इसके स्थान पर ई नहीं होगा। ये इसके अपवाद हैं। 8वां नियम है उपधा के अनुस्वार या उससे बने पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। उपधा के अनुस्वार अर्थात अगर शब्द में अनुस्वार दिया गया हो, जो धातु में अनुस्वार दिया गया हो, तो उस अनुस्वार का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और आपकी एक संधि होती है परस्वर्ण संधि, वहां पर अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। अगर अनुस्वार से कोई 5वां वर्ण बना हुआ है तो उस 5वें वर्ण का भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं वो तो आप जानते ही हो, एक बार और लिख देता हूं मैं। इन वर्णों का यहां पर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये सभी वर्गों के 5वें अक्षर अर्थात पंचम वर्ण हैं। जैसे बंध, बंध में यदि हम इसका संधि विच्छेद करके लिखते हैं तो संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार का होता है। जब हम परस्वर्ण संधि में करते हैं वहां पर अनुस्वार जो है वो अगले वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ये तय वर्ग का 4था अक्षर दिया हुआ है, तो अगला अक्षर जो होगा यानी तय वर्ग का वो 5वां अक्षर क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो गया? वो न हो गया। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि अनुस्वार या उससे बने पंचम वर्ण का लोप हो जाता है, तो अनुस्वार से ही यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? न बना हुआ है। बंध धातु में अनुस्वार के स्थान पर ही क्या बना हुआ है? ये न बना हुआ है। तो इस न का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और मूल शब्द आपके पास क्या रह जाएगा? वध। अब इसी के हमें क्या बनानी है? आत्मनेपद में रूप बनाने हैं। तो बंध का जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? वध्यते। रंज, इसी प्रकार से रंज का क्या हो जाएगा? रज्यते। यहां पर जो पंचम वर्ण दिया गया है इसका लोप हो जाएगा। प्रशंस, यहां पर क्या दिया हुआ है? अनुस्वार, अनुस्वार दिया गया है तो अनुस्वार का भी लोप हो जाता है। तो इस अनुस्वार के अलावा जो शब्द बचेगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे के आत्मनेपद में रूप बनाएंगे। तो शब्द क्या बन गया हमारा? प्रशस्यते। ठीक इसी प्रकार मंथ, मंथ का क्या बन जाएगा? मथ्यते। अंतिम नियम, दीर्घ ई और उ अंत वाली यानी धातुओं में दीर्घ ई और उ दिया गया हो तथा सामान्य हलंत जो दिया गया हो, यानी जिन धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, उन धातुओं से सीधा यह जोड़कर, मूल धातुओं में यह जोड़ते हैं तो सीधा यह जोड़कर आत्मनेपद में रूप चलाए जाते हैं। जैसे नी धातु, नी धातु में बड़ी ई दिया हुआ है पहले से ही कि दीर्घ ई या उ, तो नी में बड़ी ई दिया हुआ है तो ये सामान्य धातु है। तो सामान्य धातु में यह जोड़कर आत्मनेपद में रूप बना देते हैं। तो नी के स्थान पे क्या हो जाएगा? नियते। भू धातु, भू यानी होता है होना, तो यहाँ पर जो उ दिया हुआ है वो छोटा ऊ ना होकर के क्या है? बड़ा ऊ है। तो इसीलिए भू के स्थान पे क्या हो जाएगा? भूयते। क्रीड, ये सामान्य हलंत वाली धातु है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसमें सिंपली हम यह जोड़कर इसके रूप आत्मनेपद में चला सकते हैं। क्रीड्यते। पच, पच यानी होता है पकाना, तो यहाँ पर इसका जो रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा? पच्यते। तो स्टूडेंट आप इस तरह से कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रियाओं को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।